हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2651 डेंग शेंटोंग डिफेंस द सिटी 1। पिछले 2 वर्षों में WD द्वारा दोघाई पूर्वी सागर में मारे गए समुद्री राक्षसों के शवों का ढेर एक छोटे पहाड़ के समान हो गया है। आज भी उसे भरोसा नहीं था कि वो इस लड़ाई में सब कुछ बचा पाएगा, क्योंकि इस बार ज़ेपिन किंगडम अपनी पूरी सेना के साथ आया है और ये अब वे साधारण दानव सेनाएं नहीं हैं। और आइसोबू समुद्र की गहराई में एक और भी ठंडी आभा चुपचाप ऊपर उठी। कोहरे को किसी विशाल शक्ति ने धीरे धीरे एक तरफ धकेल दिया, जिससे उसके पीछे की धुंधली रूपरेखा दिखाई देने लगी। वो 300 मीटर से अधिक शरीर की लंबाई वाला एक डरावना समुद्री राक्षस था। उस जीव की रूपरेखा एक अत्यंत विशाल शार्क जैसी है, जिसकी पीठ का पंख डोर्सल फिन पर्वत शिखर जितना ऊंचा है। उसका शरीर काले तराशों स्केल्स की एक मोटी परत से ढका हुआ है। प्रत्येक तराश ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ब्लेड से काटा गया हो, जिसके किनारों पर धार है और अंतरालों के बीच भूतिया नीली लपटें टिमटिमा रही है। राक्षस के पीछे 3 मोटी पूंछें धीरे धीरे समुद्री जल में हिल रही थी। प्रत्येक पूंछ के अंत में एक मुड़ा हुआ हड्डी का कांटा था और हड्डी के कांटे की सतह गहरे बैंगनी रंग के जहरीले कोहरे से ढकी हुई थी। प्रत्येक हिलाव के साथ समुद्र की सतह पर अजीब निशान बन रहे थे। आइसोबू पिछले 2 वर्षों में पूर्वी तट के युद्ध वृत्तांतों में मार्शलैंड दलदली भूमि के शक्तिशाली दिग्गजों के नाम उन प्राचीन नामों से भी अधिक बार आए हैं, जो वास्तव में देवताओं के सिंहासन पर विराजमान है। आइसोबू स्वयं एक चलता फिरता कैलेमिटी विनाश है। किंवदंती है कि इस राक्षस ने एक बार अपनी पूंछ से मारकर एक द्वीप के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और एक बार गहरे समुद्र में एक विशाल भंवर बनाया था जो पूरे बेड़े को निगल सकता था। झील के किनारे के लोग उसे एक अर्ध देवता डेमिगॉड के रूप में पूजते हैं और उसे युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व करने की अनुमति देते हैं। इस बार आइसोबू व्यक्तिगत रूप से आया था। उसके चारों ओर समुद्री जल उमड़ पड़ा। उमीबोजू की विशाल आकृति लहरों के बीच दिखाई और गायब हो रही है, जैसे गहरे पानी से धीरे धीरे उठती विशाल पानी की टंकियां ले जाने वाली काली छायाओं की एक श्रृंखला हो। वेडवुमन अपने लंबे गीले बालों को पीछे छोड़ते हुए अपनी पतली उंगलियों से पानी की सतह पर रेखाएं बना रही थी, जिससे बुलबुलों की एक श्रृंखला बन रही थी। बुलबुलों के भीतर तैरते हुए पीले चेहरे और विकृत आकृतियां थी, जिनसे दबी हुई हंसी निकल रही थी। इसके अलावा मछली के शरीर और इंसानी चेहरों वाले अनगिनत अशुभ राक्षस हैं, जो समुद्री कोहरे की गहराई में कतारबद्ध है, मानो किसी प्राचीन पेंटिंग से सो भूत बाहर निकल आए हों। उनके पीछे रिवर बैंक नदी तट साम्राज्य का बेड़ा खड़ा था। एक के बाद एक अजीब आकार के युद्धपोत समुद्री कोहरे के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़े। पतवारें किसी प्रकार की प्राचीन लकड़ी और काले लोहे के मिश्रण से बनी थी। जहाजों के किनारों पर लटके कागज के लालटेन हवा में झूल रहे थे और लैंपशेड पर मुड़े हुए प्रतीक बने हुए थे। धुंध के कारण रोशनी मध्यम थी, लेकिन उसका रंग बेचैन कर देने वाला लाल था। वो वास्तव में समुद्र में एक भूतिया सेना है। डेंग शेंटोंग वो आइसोबू के समुद्री कोहरे के पीछे रुक गया। उसका विशाल शरीर आधा तैरता और आधा डूबा हुआ था। उसकी 3 पूंछें आलस्य से पानी पर झाड़ू लगा रही थी और उसकी आंखों की 2 भूतिया नीली लपटें टेंकई तियानहाई शहर की दिशा में घूर रही थी। लहरों ने उनके शरीरों को ऊपर उठाया और आवाज हवा के दबाव से बह रही थी, जैसे समुद्री जल द्वारा छानी गई एक धीमी दहाड़ हो, जो पूरी समुद्र की सतह पर गूंज रही थी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? क्या तुम इस बार उन्हें रोक सकते हो? डेंग शेंटोंग ने मेगाफोन उठाया और धीरे से खासा। चाहे इसे रोका जा सके या नहीं, ये तो कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा। उसकी मुस्कान में थोड़ा सा आवारापन था, लेकिन उसकी नजर बेहद ठंडी थी। हाल ही में तुम्हारे झील वाले देश के लोग बहुत अहंकारी हो गए हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि केवल केओस किंगडम ही यहां आने और मौत को दावत देने की हिम्मत करती है? आइसोबू ने एक पल के लिए अपनी आंखें सिकोड़ी। केओस मर चुका है। तुम पृथ्वीवासी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो सकते, लेकिन तुम उसे बदल नहीं सकते। घोंसले का देवता, गॉड ऑफ द नेस्ट, तुम्हारे हाथों मारा गया। झील के किनारे वाली भूमि ने इसे भुलाया नहीं है। आज हम तुम्हारे शहर का उपयोग मृत देवता को एक छोटी भेंट के रूप में करेंगे। जब सूर्य देव, गॉड ऑफ द सन, शब्द का उल्लेख किया गया, तो समुद्र के सभी राक्षसों ने एक साथ अपने सिर झुका लिए। उन कागज के लालटेन की लाल रोशनी अचानक 1 इंच बढ़ गई। समुद्री कोहरा और घना हो गया, और यहां तक कि तियानहाई शहर की गगनचुंबी इमारतों की रूपरेखा भी धुंधली हो गई। ज़ेपेन किंगडम के 3 स्तंभ देवताओं में से एक के रूप में सूर्य देव ने क्रिएटर गॉड के नियमों की अवहेलना की और झंग यी को मारने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप नियम की मात्रा के गलत आकलन के कारण इसे बाद में मिटा दिया गया, जो पूरे ज़ेपेन किंगडम के लिए सबसे बड़ा दर्द था। इसलिए वे लंबे समय से इस बदले की योजना बना रहे थे। अब 2 साल बीत चुके हैं और झंग यी अभी भी वापस नहीं लौटा है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि झंग यी की खतरनाक ब्रह्मांड में मृत्यु हो गई है। आखिरकार एक नाइट लेवल का पावरहाउस विशाल ब्रह्मांड में धूल के समान तुच्छ है और एक साधारण ब्रह्मांडीय तूफान का भी सामना नहीं कर सकता। डेंग शेंटोंग ने मेगाफोन को मजबूती से पकड़ा। उसकी उंगलियां थोड़ी कस गई। वो जानता था कि ये कोई कोरी धमकी नहीं थी। उस युद्ध के 2 साल बाद अर्थ स्टार, पृथ्वी सितारा के लिए ज़ेपेन किंगडम की नफरत लगभग उसकी हड्डियों में समा गई थी। प्राचीन देवता, वो हत्यारा जिसके बारे में वे बात कर रहे थे, वो कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वे दांत पीसकर टुकड़ों में फाड़ देना चाहते थे। हुएक्सू किंगडम पर हमला करने का कार्य स्वयं प्रतिशोध से भरा था। डेंग शेंटोंग ने धीरे धीरे समुद्री हवा को अंदर खींचा और उसके सीने में आग और भी तेज जल उठी। वो अचानक मुस्कुराया। उसकी मुस्कान सच्ची थी। फिर तुम निराश हो सकते हो। केओस मरा नहीं है। उसने अभी हमें संदेश भेजा है। उसने कहा कि वो वापस आ गया है। इस बयान ने तियानहाई शहर की रक्षा पंक्ति में खलबली मचा दी। शैडो स्क्वाड के सैनिक अपने अपने युद्ध केंद्रों पर थोड़े कांपने लगे और उनमें से कई ने महसूस किया कि उनकी सांसें एक पल में और गर्म हो गई हैं। उनमें से कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को देखा था जिसने एक ही तलवार के प्रहार से पूरे युद्ध के मैदान को 2 भागों में चीर दिया था। वे 4 शब्द एक फिर से जलाई गई लौ की तरह थे, जो रक्षा पंक्ति के एक छोर से दूसरे छोर तक जल रहे थे। आइसोबू ने एक धीमी, उपहासपूर्ण हंसी छोड़ी। तुम झूठ बोल रहे हो। इसने धीरे से अपनी एक पूंछ उठाई और पूंछ के अंत में जहरीले कांटों वाले हड्डी के हुक ने हवा में धीरे से वार किया। क्या तुम जानते हो कि तुम इंसानों के बारे में सबसे हास्यास्पद बात क्या है? जब तुम पहले से ही कोने में घिरे होते हो, तब भी तुम इतने भद्दे झूठ से खुद को दिलासा देने की कोशिश करते हो। अगर केओस जीवित होता तो वो बहुत पहले ही लौट आता। वो वापस नहीं आया। इसका मतलब है कि वो और उसके साथी ब्रह्मांड में कहीं दफन हो गए हैं। तुम हुएक्सू किंगडम की रक्षा नहीं कर सकते। इस शहर की तो बात ही छोड़ो। आज हम तुम्हें इस शहर को समुद्र में डूबते हुए देखने देंगे। इसने अपनी पूंछ झटकी। समुद्र की सतह अचानक ढह गई। आइसोबू पर केंद्रित समुद्री जल का एक बड़ा क्षेत्र अचानक उठ गया, जिससे 10 मीटर ऊंची पानी की दीवार बन गई, जैसे कि एक चलता फिरता सुनामी आइसोबू द्वारा अपनी मर्जी से नियंत्रित किया जा रहा हो। पानी की दीवार के भीतर
अनगिनत छोटे भंवर बेतहाशा मत रहे थे। प्रत्येक भंवर एक युद्धपोत को चीरने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। आइसोबू धीरे से डोला। पानी की दीवार एक विनाशकारी दबाव लेकर तियानहाई शहर की ओर गिर पड़ी। ब्लैक टॉर्टस, मेरी मदद करो, डेंग शेंटोंग फुसफुसाया। तियानहाई शहर के तट पर एक विशाल कछुए का खोल पानी पर तैर रहा है, जो एक विशाल विमान वाहक पोत जैसा दिखता है। जब जेपेन की भूमि से सेना ने हमला किया तो उसने तुरंत मदद के लिए अपनी सेना का नेतृत्व किया। इसे मुझ पर छोड़ दो, XUANW शुआनवू की गहरी आवाज तट के साथ गूंजी और उसके पेट के हिस्से के भीतर एक ऊर्जा व्यू एनर्जी अरे तेजी से खुला, जबकि उसकी पीठ पर कछुए के खोल वाली ढाल अचानक ऊपर उठ गई। एक पल में शहर के सामने समुद्र के ऊपर एक विशाल अदृश्य बाधा खड़ी हो गई। पानी की दीवार बाधा से टकराई। धरती और आकाश कांप उठे। तियानहाई के पूरे शहर को ऐसा लगा जैसे उसे ऊपर उठाया गया हो और नीचे पटक दिया गया हो। हर किसी के कानों में केवल एक बहरा कर देने वाली दहाड़ थी। चैप्टर 2652 डेंग शेंटोंग डिफेंस द सिटी 2। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुम इसके लायक नहीं हो। आइसोबू की आवाज व्यंग्य से भरी थी। हुएक्सू किंगडम के लोग बहुत पहले ही इन विशेषज्ञों की ताकत को अच्छी तरह समझ चुके थे, अन्यथा उन्होंने सीधे आक्रमण करने की हिम्मत कैसे की होती? 43,000 अंकों के उच्च क्षमता सूचकांक के साथ वो पूरे गंगनम क्षेत्र में बेजोड़ है। जब तक हॉटू नहीं आती, उसे तियानहाई शहर को निगलने से कौन रोक सकता है? सुनामी का ज्वार, सुनामी टाइड, सदमे की लहर, शॉकवेव समुद्र के पार दौड़ी और XUANW द्वारा निर्मित ऊर्जा दीवार से टकराई। बाधा एक विशाल चाप आर्क में धंस गई, जैसे कि वो किसी भी क्षण चकनाचूर हो सकती है। XUANW के मुंह से कराह निकली और उसके मुंह और नाक से अचानक भारी मात्रा में रक्त बह निकला, जिससे उसके सामने का समुद्र लाल हो गया। अपनी रक्षा डिफेंस के लिए जाने जाने वाले XUANW को आश्चर्यजनक रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी का एक भी वार सहने में असमर्थ पाया गया। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आइसोबू की आवाज फिर से एक ज्वार की लहर की तरह नीचे गिरी। इसकी 3 पूंछें एक साथ हवा में ऊंची उठीं और समुद्र की सतह पर जोर से टकराईं। 3 विशाल भंवर तुरंत समुद्र में बन गए, जिससे उनके केंद्र का समुद्री जल नीचे गिर गया और 3 भयानक भंवर बन गए, जो सीधे गहरे समुद्र में जा रहे थे। भंवर का किनारा तेजी से फैला, अनगिनत युद्ध पोतों को निगल गया और उन्हें मुड़ते हुए खिलौनों की तरह गहराई में खींच लिया। डेंग शेंटोंग की तेज आंखें अपने सामने की हर चीज पर टिकी थी, क्योंकि रक्षात्मक टावरों की रोशनी ने आसपास की तटरेखा को रोशन कर दिया था। जाने से पहले झंगी सुरक्षा कारणों से मंगल पर उतरते समय अपनी अधिकांश सेना अपने साथ ले गए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ बैकअप योजनाएं छोड़ी थी। उदाहरण के लिए, ये ऊर्जा रक्षा बाधाएं थोड़े समय के लिए ब्लैक बिशप के स्तर के दुश्मनों के हमलों का सामना कर सकती है। हालांकि ये केवल कुछ समय के लिए ही हमले को झेल सकती है। धिक्कार है, चलो उनसे लड़ते हैं। WD ने धीमी दहाड़ लगाई और अपनी पीठ के पीछे से सायोनिक गन निकाल ली। शक्तिशाली टेलीकिनेसिस द्वारा उसके लंबे बाल लगभग चांदी के रंग के हो गए थे और उसकी आंखें सफेद रोशनी से चमक रही थी। बंदूक पर शक्तिशाली टेलीकिनेसिस केंद्रित किया गया और फिर ट्रिगर दबाते ही वो आगे बढ़ गया। जैसे ही बंदूक से गोली चलाई गई, पूरी समुद्र की सतह धुंधली हो गई। एक बहुत पतली चांदी की रोशनी ने हवा में एक चाप बनाया, जो सीधे आइसोबू की आंखों में छेद कर गई। आइसोबू ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसकी आंखों की 2 भूतियां नीली लपटें अचानक एक बिंदु तक सिकुड़ गई और हवा में एक तेज सीटी की आवाज गूंजी। टेलीकाइनेटिक गोली उसकी आंखों से आधा फुट दूर होने पर ही किसी दृश्य शक्ति द्वारा थोड़ा विक्षेपित डिफ्लेक्टेड कर दी गई। वो उसके गाल को रगड़ती हुई निकल गई
और दूर समुद्र में जा गिरी, जिससे पूरी लहर एक गहरी खाई में विभाजित हो गई। दयनीय, आइसोबू ने धीमी आवाज में कहा, तुम तथाकथित ताकतवर लोग गहरे समुद्र के सामने डूबते हुए कीड़ों से ज्यादा कुछ नहीं हो। अपनी पूंछ के एक झटके के साथ उसने पानी की उस दीवार को संघनित कर दिया जिसे अभी नीचे दबाया गया था। अनगिनत पानी के ब्लेडों, वाटर ब्लेड्स, में बदल दिया, जो XUANW की बाधा पर बेतहाशा प्रहार करने लगे। बाधा में दरारें तेजी से फैल गई। XUANW के मुंह के कोने से खून टपकने लगा और उसके कवच की प्लेटों के नीचे उसके हाथ थोड़े कांपने लगे। क्या ये अभी भी टिक सकता है? डेंग शेंटोंग ने धीमी आवाज में पूछा। हमें टिके रहना होगा, भले ही इसका मतलब हार न मानना हो। XUANW ने दांत पीसते हुए कहा, अगर ये बाधा ढह गई तो इसके पीछे के शहर जलमग्न हो जाएंगे। उमीबोजू लहरों के पीछे से कदम दर कदम चलकर आया। उसकी परछाई विशाल है, ऐसा लगता है मानो वो अपनी पीठ पर पूरा समुद्र ढो रहा हो। प्रत्येक कदम के साथ समुद्र का स्तर अचानक एक स्तर ऊपर उठ जाता था। उसने एक हाथ उठाया, समुद्र से अनगिनत जल स्तंभ उठे, जैसे उल्टे पानी के बर्तन हों, जो XUANW द्वारा खड़ी की गई बाधा पर गिर रहे थे। गीली महिलाएं, वेट विमेन, फैल गई। उनके लंबे बालों से समुद्री जल टपक रहा था, क्योंकि वे भंवरों में फंसे युद्धपोतों पर चढ़ गई थी। अपनी पतली उंगलियों के एक कोमल झटके के साथ उन्होंने सैनिकों को एक एक करके पानी में खींच लिया। शैडो स्क्वाड ने तुरंत कार्रवाई की। वे युद्धपोतों और शहर की सुरक्षा के बीच परछाइयों की तरह चले। उनके पैर पानी पर ऐसे चल रहे थे जैसे वो समतल जमीन हो। समुद्री कोहरे में रोशनी चमकी, उन लंबे बालों को काट दिया जो परछाइयों को खींच रहे थे, और पानी में बह गए सैनिकों को वापस डेक पर खींच लिया। बैली चेंकिंग ने हथियार के रूप में क्रॉसबोज को चुना, क्योंकि केवल विशेष रूप से निर्मित क्रॉसबो ही आयरन फिस्ट की शक्ति का सामना कर सकते थे। एक धनुष जिसे खींचने के लिए हजारों इकाइयों की शक्ति की आवश्यकता होती है, उसे खींचा जा रहा है और बिजली की गति से तीर चढ़ाए जा रहे हैं। एक के बाद एक तीर समुद्री राक्षसों के सिर के आर पार हो गए, उन्हें लहरों के शिखर पर गाड़ दिया। लेकिन दुश्मन सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी। आइसोबू ने पीछे अपनी पूंछ को थोड़ा हिलाया और 3 विशाल भंवर फैल गए और बड़े हो गए। पहले तो निगल लिए गए युद्धपोत अपनी शक्ति और रक्षात्मक व्यूहों के साथ थोड़ा संघर्ष कर सकते थे, लेकिन बाद में उन्हें सीधे मांस के मीट ग्राइंडर में डाल दिया गया। एक अत्याधुनिक डिस्ट्रॉयर जहाज अपने रक्षात्मक कवच के साथ सबकी आंखों के सामने भंवर के केंद्र में समा गया। उस समय पूरे समुद्र की आवाजें निगल ली गई सी लग रही थी। केवल गहरे समुद्र में धातु के फटने की धीमी, अस्पष्ट आवाज ही बची थी। तियानहाई शहर अब नहीं बचेगा, किसी ने पीछे से फुसफुसाया। आवाज निराशा और हताशा से भरी थी। वे अंततः झंग यी के लौटने का इंतजार करने में असफल रहे। डेंग शेंटोंग ने इसे सुना। आगे रक्षा की परतों को कुचले जाते, फटे हुए और निगले जाते देख उसके गले का एडम्स एप्पल थोड़ा डोला। बेशक, मैं जानता हूं कि यह फैसला गलत है। अब दुर्जे आइसोबू और जहां की भूमि से पूरी नौसेना का सामना करते हुए उन्होंने वास्तव में अपनी जगह बनाए रखी है। यहां तक कि वो खुद, यहां तक कि XUANW और बैली चेंकिंग भी केवल इस शहर के डूबने में देरी कर रहे थे। लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, हमें टिके रहना होगा, भले ही इसका मतलब अपनी जान दांव पर लगाना हो। मैं इस शहर की रक्षा तब तक करूंगा जब तक केओस वापस नहीं आ जाता। मैंने उससे वादा किया था कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकता हूं? भले ही मैं युद्ध में मर जाऊं, मैं इस शहर को तुम्हें सुरक्षित लौटा दूंगा। XUANW ने मुंह भरकर खून थूक दिया और उसकी मुस्कान एक दर्दनाक हंसी जैसी थी। मुझे डर है कि तुम्हारे लौटने से पहले हम युद्ध में ही समाप्त हो जाएंगे। मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा।
डेंग शेंटोंग की नजर सामने समुद्र से कभी नहीं हटी। जब वे 4 शब्द उसके टर्मिनल पर गिरे तो उसके पास शहर की दीवार पर अपनी टीम का नेतृत्व करने से पहले एक घूंट पानी पीने का भी समय नहीं था। वो नहीं जानता कि झंगी अभी ठीक कहा है, बस इतना जानता है कि वो व्यक्ति हमेशा अपनी बात का पक्का रहता है। आइसोबू ऐसा लग रहा था मानो चिढ़ाते चिढ़ाते थक गया हो। इसकी 3 पूंछें एक साथ ऊंची उठीं और इसके जहरीले डंकों के सिरे और भी भयानक बैंगनी रोशनी से चमक उठे। बस खेल खत्म। इस शहर को समुद्र के तल में डूब जाने दो। पूंछ अचानक नीचे गिर गई। तीनों पूंछ के डंक एक साथ समुद्र में समा गए। अपनी पूंछ के डंक को आधार बनाकर एक अत्यंत भयानक ऊर्जा तुरंत फैल गई, मानो पूरी समुद्र की सतह अचानक नीचे से मुड़ गई हो। समुद्री जल बेतहाशा घूमने लगा और तीनों भंवर तेजी से एक में विलीन हो गए। तियानहाई शहर के पूरे तटीय जल को कवर करने वाला एक विशाल महासागरीय रसातल, ओशन अबिस, आकार ले रहा है। XUANW द्वारा खड़ी की गई बाधा इस बल के तहत जोर से चटक गई, जैसे टूटे हुए कांच के टुकड़े से मारा गया कांच का टुकड़ा हो। डेंग शेंटो ने अपने हाथ में कम्युनिकेटर को पकड़ा, बस ये कहने ही वाले थे कि सभी सैनिक पीछे हटने की तैयारी करें। तभी उन्हें अचानक महसूस हुआ कि उनके चारों ओर की रोशनी एक पल के लिए मध्यम हो गई है। इसका मतलब ये नहीं था कि समुद्री कोहरा घना हो रहा है, बल्कि ये कोई उच्च शक्ति थी जिसने उस क्षण इस युद्ध के मैदान में हस्तक्षेप किया। सबका दिल एक साथ दहल गया। आसमान ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य हाथ ने बीच से धीरे से फाड़ दिया हो। बादलों में एक पतली सी दरार दिखाई दी, इतनी पतली कि लगभग अदृश्य थी, फिर भी वो दम घोंटने वाला दबाव लेकर आई। दरार तेजी से चौड़ी हो गई। ये तियानहाई शहर के ऊपर के आसमान से लेकर सुदूर समुद्र के किनारे तक फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरे आसमान को किसी बहुत तेज ब्लेड से आधा काट दिया गया हो। चैप्टर 2653 लिंगजी 1। अगले ही पल दरार के केंद्र में एक हल्की रोशनी दिखाई दी। रोशनी तेजी से फैली और एक मानव आकृति की रूपरेखा में बदल गई। उसका सफेद युद्ध सूट, बैटल सूट, उसके पूरे शरीर को ढके हुए था, भव्य और सुरुचिपूर्ण। उसकी रेखाएं उसके शरीर पर पूरी तरह फिट बैठ रही थी। वो हवा में चमक रहा था, जैसे धरती पर उतरा कोई देवता हो। वो आकृति हर किसी के लिए अविश्वसनीय रूप से परिचित थी और इसने पूरे मानव शिविर को आंसुओं से भर दिया। उसके पैरों के नीचे कुछ भी नहीं था, फिर भी वो किसी अनदेखे आयाम पर खड़ा लग रहा था, चुपचाप युद्ध के मैदान के ऊपर मंडरा रहा था। टैक्सू बाथरोब उसके शरीर पर धीरे से फैल गया, जैसे सितारों की रोशनी की एक पतली परत हो, जो उसे लगभग मौन शून्य में ऊपर उठाए हुए थी। अब वो भारी काले कवच से ढके अपने परिचित रूप में नहीं था। अतीत में वह एक राक्षस राजा की तरह था, लेकिन अब व्हाइट एम्परर के युद्ध कवच द्वारा सुरक्षित वो एक देवता की तरह अधिक है। लू केरन की नई तकनीक द्वारा बनाई गई ये कृति, सटीक रूप से कहें तो यह क्लैन और सैंड रेडर्स मिंग की तकनीकों को मिलाने वाला एक सुपर बैटल सूट झंगी द्वारा पहना गया था। हल्का, अधिक लचीला और अधिक मजबूत झंगी वो वापस आ गया है। उस क्षण तियानहाई शहर की पूरी रक्षा पंक्ति ने जैसे एक साथ राहत की सांस ली। बाधा, बैरियर को थामे हुए XUANW ने ऊपर देखा और एक वाक्य बुदबुदाया, तुम कमीने। वो इतना उत्साहित था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और वो केवल खुद से बड़बड़ाता रहा। पहली बार डेंग शेंटोंग की आंखों में वास्तव में एक सुकून भरी मुस्कान दिखी। उसने अपने चेहरे से समुद्री जल और खून पोंछा और व्हाइट एम्परर बैटल आर्मर में उस आकृति की ओर देखा। झंगी ने समुद्र की ओर नीचे देखा। उसकी नजर भंवर द्वारा चीर दिए जा रहे युद्ध पोतों पर, लहरों के शिखर पर राक्षसों से बेतहाशा लड़ रहे सैनिकों पर पड़ी
और अंततः दूर स्थित विशाल समुद्री जानवर पर टिक गई। आइसोबू ने भी अपना सिर उठाया। जैसे ही उसने आसमान में उस आदमी को देखा, उसकी आंखों की भूतिया नीली रोशनी अचानक सिकुड़ गई और पहली बार उसके चेहरे पर गंभीर भाव आया। वो निश्चित रूप से उस आभा, ऑरा को पहचानता था जिस क्षण नेस्ट का देवता युद्ध में मारा गया था। युद्ध के मैदान पर छोड़े गए केओस के निशान उसकी आत्मा में गहराई से अंकित हो गए थे। केओस, तुम सच में अभी भी जीवित हो। आइसोबू की आवाज उसे एहसास हुए बिना ही थोड़ी कांप गई। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि झंगी कितने शक्तिशाली थे। ग्रेट कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल रेसेस में उसने अकेले ही 4 नाइट्स को हराया था। तब से वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। यदि वो 2 साल के लिए गायब नहीं हुआ होता तो ज़ेपेन किंगडम निश्चित रूप से जापानी द्वीप समूह के अपने छोटे से क्षेत्र में चुपचाप रहता और कभी आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता। आइसोबू ने उस दीप्तिमान आकृति की ओर ऊपर देखा और उसके भीतर डर की एक तीव्र भावना उमड़ पड़ी। भागो! इस समय उसके और उसके आसपास मौजूद पूरे ज़ेपन साम्राज्य के बेड़े के हर सदस्य के मन में एक ही विचार आया। झंग यी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस ज़ेपन साम्राज्य के पूरे बेड़े को नीचे की ओर देखा। उसकी आंखों की ठंडक पूर्वी चीन सागर की सबसे तेज समुद्री हवा से भी अधिक चुभने वाली थी। उसकी आंखों में आइसोबू, कैबो और नामी ने केवल एक शब्द देखा, मृत्यु, नग्न हत्या की मंशा। झंग यी अचानक बोल उठा। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वो स्पष्ट रूप से सभी के कानों में पड़ी। क्या जीवित रहना अच्छा नहीं है? उन्हें बस यहां मरने के लिए आना था। आइसोबू ने एक धीमी दहाड़ लगाई, अपना पृष्ठीय पंख डोर्सल फिन उठाया और समुद्री जल में अपनी पूंछ जोर से घुमाई, जिससे और भी ऊंची लहरें उठीं। उन्होंने झंग यी की गाथा सुनी थी और जानते थे कि एक शीर्ष स्तरीय स्पेस टाइप क्षमता वाले उपयोगकर्ता के सामने भागना बेकार है। इसलिए उन्होंने मरते दम तक लड़ने का फैसला किया। तुमने हमारे देवता को मारा है। आज हम यहां तुम्हें मारने आए हैं। भले ही वे झंग यी को मार न सके, फिर भी वे उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। आइसोबू और अन्य लोगों के मन में यही विचार था। धमाका, धमाका, धमाका। ज़ेपन साम्राज्य का पूरा बेड़ा समुद्र पर तैनात था और सभी प्रकार की भयानक आभाएं आसमान में उठने लगी ताकि झंग यी को घायल किया जा सके। हालांकि झंग यी ने केवल धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। उस समय तैक्सू बाथरोब उसके बगल में थोड़ा लहराया और वक्सियंग रियल्म के किनारे हवा में अत्यंत सूक्ष्म प्रकाश पैटर्न का एक घेरा दिखाई दिया। वो शुद्ध ऊर्जा की लहरें नहीं थी। उस स्थान के धागे थोड़ा कांप रहे थे। सितारों की दुनिया में सैंड स्लेयर मिंग, बाउंडलेस सीयर, टावर ऑफ हेवन और एडम के साथ उनके युद्धों और अवलोकनों ने ब्रह्मांड की अंतर्निहित संरचना की उनकी समझ को गहरा कर दिया था। अब वो अंतरिक्ष में केवल अपनी तलवार नहीं चलाता, उसने उन तारों, स्ट्रिंग्स तक पहुंचे और उन्हें छूना शुरू कर दिया जो अंतरिक्ष का निर्माण करते हैं। DIMENSIONL स्ट्रिंग SOLUT आयोन, आयामी स्ट्रिंग समाधान। इस बार पाताल लोक में जिंगमिंग द्वारा छोड़े गए ज्ञान, ब्रह्मांड की अनगिनत घटनाओं और बाउंडलेस वॉर डोमेन के आधार पर उसने अपनी क्षमताओं को बढ़ाया, जिससे वो पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। इसमें किसी निश्चित गुण मात्रा का सुपरपोजिशन, एक के ऊपर एक रखना शामिल नहीं है। ये इस पूरे युद्ध के मैदान की आयामी संरचना, डायमेंशनल स्ट्रक्चर का विश्लेषण, डीकंस्ट्रक्शन है। उसने धीरे से अपनी 5 उंगलियों को एक साथ भींचा। ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं शून्य में किसी नाजुक लेकिन अत्यंत लचीली चीज को पकड़ रहा हूं। सबने वो दृश्य देखा, आसमान में, समुद्र पर और यहां तक कि शहर के ऊपर की हवा में भी रोशनी की अत्यंत पतली लकीरें दिखाई दी। रोशनी की किरणें शुरुआत में केवल कुछ सेंटीमीटर लंबी थी,
मकड़ी के रेशम जितनी पतली, लेकिन अगले ही पल वे बेतहाशा फैल गई। प्रकाश की प्रत्येक किरण एक अकथनीय तीक्ष्णता, शार्पनेस लेकर आई, जो विभिन्न दिशाओं से समुद्र को छेद रही थी। वे क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और तिरछे रूप में फैली हुई थी, जो एक भयानक रूप से घने 3D ग्रेड में आपस में जुड़ी हुई थी। उस आयाम की स्ट्रिंग उसके भीतर जबरन खींच ली गई थी। वे स्ट्रिंग इस दुनिया की संरचना के भीतर केवल छिपे हुए हैं, चुपचाप अंतरिक्ष और पदार्थ का समर्थन कर रहे हैं। अब उन्हें बाहर निकाल लिया गया है, जैसे पूरी तरह से बजाया गया वायलिन। झंग यी ने अपनी उंगलियों को हल्के से झटका। पूरे स्थान में एक मौन कंपन फैल गया। उस क्षण में सोडी जेडी पैनके के युद्धपोत समुद्री कोहरे में लंगर डाले दानव सेना, और यहां तक कि उनके द्वारा उठाई गई लहरें भी रुकी हुई सी लग रही थी। आइसोबू ने खतरे की चरम भावना महसूस की। उसने बेतहाशा समुद्र तल में गोता लगाने की कोशिश की। उसकी पूंछ जोर जोर से हिल रही थी, जिससे पूरा महासागर हिंसक रूप से मथने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आयामों की स्ट्रिंग ऑफ डायमेंशंस, इस क्षण पूरी तरह से विघटित हो गई है। अंतरिक्ष की संरचनात्मक रेखाओं को जबरन फिर से लिखा गया। अचानक वे सभी प्रकाश की किरणें 1 इंच और चमक उठीं। आसमान से समुद्र तक, लहर के शिखर से जहाज के तल तक, राक्षस के शरीर के मध्य से उनके गुट के हथियार तक, हर रेखा एक अजेय कट का प्रतिनिधित्व करती है। उनसे कोई दहाड़ नहीं निकली और विस्फोट की कोई आवाज नहीं हुई। केवल एक अत्यंत शांत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए इस युद्ध के मैदान पर शत्रुतापूर्ण लक्ष्यों का विश्लेषण पूरा किया गया। झील के किनारे की भूमि के दसियों हजार राक्षस और सैकड़ों युद्धपोत एक पल में शांत हो गए। अगले सेकंड उनके शरीर, उनके जहाजों के ढांचे, उनके झंडे और बाधा बैरियर को ऊर्जा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले अजीब लकड़ी और कागज के लालटेन सभी सफाई से अनगिनत छोटे टुकड़ों में कट गए। ये ऐसा है जैसे किसी ने एक विशाल कैनवास पर हजारों ज़र रेखाएं उकेरने के लिए एक अत्यंत सटीक चाकू का उपयोग किया हो, जिससे पेंटिंग का हर विवरण धूल में बदल गया हो। चैप्टर 2654 लिंगची 2। लहरें पानी की पतली फिल्मों में कट गई, जो हवा में कुछ देर के लिए फैल गई, जिनमें अनगिनत खंडित प्रकाश और छाया प्रतिबिंबित हो रहे थे, और फिर वे आपस में जुड़कर वापस समुद्र में गिर गई। आइसोबू का विशाल शरीर एक ही समय में दर्जनों प्रकाश किरणों द्वारा छेद दिया गया था। उसका पृष्ठीय पंख, उसके तराश, स्केल्स, उसकी लंबी पूंछ और उसकी पूंछ के अंत में जहरीले हड्डी के कांटे सब बहुत कम समय में टूटे हुए कवच के टुकड़ों के ढेर में बिखर गए। उसने दहाड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसका जबड़ा चुपचाप नीचे खिसक गया। उसकी डरावनी नीली आंखें अचानक सिकुड़ गई और उसके फटे हुए सिर पर एक बिंदु बनकर फट गई। हवा में एक डरावनी रोशनी क्षण भर के लिए टिमटिमाई और फिर तैक्सू बाथरोब द्वारा धीरे से सोख ली गई। युद्धपोत समुद्र पर चुपचाप फट गए। टुकड़े, जो लगभग एक डरावने क्रम में व्यवस्थित थे, काले बर्फ के टुकड़ों की तरह बिखर गए और समुद्र में बह गए। डेक पर खड़े राक्षसों के चिल्लाने से पहले ही वे छोटे टुकड़ों में कट गए और मलबे के साथ समुद्र में गिर गए। रात में घूमने वाले सभी दानव गायब हो गए। समुद्र की सतह पर केवल कुछ निराकार भूतिया आकृतियां बची रहीं, जैसे फैली हुई स्याही जिन्हें हवा ने तेजी से उड़ा दिया। पूरी प्रक्रिया में 2 सेकंड से भी कम समय लगा। कुछ पलों के लिए तियानहाई शहर के सभी लोगों ने सुनने की क्षमता खो दी। उन्होंने आसमान को रोशनी से बुने हुए जाल के रूप में देखा, जो एक पल के लिए जला और अगले ही पल पूरी तरह बुझ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। केवल सुदूर समुद्र का वो क्षेत्र, जो मूल रूप से युद्धपोतों और राक्षसों से भरा था, अब पूरी तरह खाली है। केवल समुद्री जल जड़ता, इनर्शिया के कारण मत्ता रहा और धीरे धीरे शांत हो गया।
कोई शव सतह पर नहीं आया, कोई मलबा बहता हुआ नहीं बचा। आयामी स्ट्रिंग, डायमेंशनल स्ट्रिंग के विश्लेषण के बाद उन दुश्मनों से अवशेष माने जाने का अधिकार भी छीन लिया गया था। XUANW ने आखिरकार बाधा, बैरियर को थामे हुए अपनी बाहों को ढीला किया। दबाव हटते ही पहले से ही चटक चुकी रक्षात्मक बाधा रोशनी के अनगिनत बिंदुओं में बिखर गई, जैसे बारिश की बूंदें वापस समुद्र में गिर रही हों। वो भारी सांसें ले रहा था। पसीने और खून के मिश्रण से उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। उसने ऊपर देखा और आसमान में केवल व्हाइट एम्परर बैटल आर्मर वाली आकृति को देखा, जिसकी पीठ सूरज की ओर थी, जो आकाश और पृथ्वी के बीच फंसी एक तलवार जैसी लग रही थी। डेंग शेंटोंग ने अपना सिर पीछे झुकाया और एक बहुत संक्षिप्त वाक्य बुदबुदाया। 2 साल बीत चुके हैं और तुम और भी मजबूत हो गए हो। बैली चेंकिंग ने विशाल धनुष नीचे रखा और अपनी रुकी हुई बासी सांस छोड़ी। साथ ही शैडो स्क्वाड के सभी सदस्यों ने अपनी मांसपेशियों को ढीला किया, जो अपनी सीमा तक तनी हुई थी। उनमें से कई डेक पर बैठ गए और समुद्री हवा को अपने चेहरे पर महसूस करने लगे। वे जानते हैं, जिस क्षण झंग यी ने कहा, मैं वापस आ गया हूं, होक्सु साम्राज्य का युद्ध क्षेत्र अब उन प्राचीन सभ्यताओं के लिए अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया जाने वाला कोई आसान लक्ष्य नहीं रह गया था। और ये तो बस शुरुआत है। जैसे ही वेड वुमन की परछाई, जो समुद्र के तल में डूब गई थी, पूरी तरह से गायब होने वाली थी, अचानक आसमान से एक अनदेखी शक्ति नीचे आई। उस खिंचाव के नीचे समुद्री जल थोड़ा डूब गया, जैसे किसी ने ऊपर से उसका एक हिस्सा पकड़ लिया हो और उसकी गहराई से राक्षसी आध्यात्मिक रोशनी को जबरन बाहर निकाल लिया हो। निराकार क्षेत्र, रियल्म ऑफ फॉर्मलेसनेस, चुपचाप खुल गया। झंग यी ने अपना हाथ उठाया और उजागर हुए स्थान को अपनी उंगलियों से धीरे से थपथपाया, उसे सीधा किया जैसे रेशम की परतों को छील रहे हों। अगले ही पल एक छरहरी आकृति गहरे समुद्र की परछाइयों से मुक्त हो गई और उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया गया। उसके शरीर से समुद्री जल नीचे गिर रहा था, जो हवा में महीन धुंध बनकर बिखर रहा था। गीली महिला के बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे। उसकी आंखों में अभी भी वही उग्रता थी जो उसके खून के प्यासे होने पर थी। अगले ही क्षण उसने उसकी उंगली से उसका गला कसकर पकड़ लिया, उसकी सारी शक्ति को उसके शरीर के भीतर कैद कर दिया, जिससे वो केवल छटपटाती रह गई। मौत की पीड़ा नहीं आई। वो अपने साथियों को झंग यी द्वारा एक पल में धूल में मिलाते हुए देखने के बाद भी जीवित बच गई। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो विशेष रूप से सक्षम थी, बल्कि इसलिए क्योंकि झंग यी ने जानबूझकर उसे जीवित रखा था। यदि वो दलदली भूमि, मार्शलैंड पर हमला करना चाहता है, तो उसे एक दिमाग, जानकारी देने वाला चाहिए। झंग यी ने उस पर एक नजर डाली। 38,000 के सूचकांक के साथ इसे एक उच्च स्तरीय लड़ाकू माना जा सकता है। यह बमुश्किल उपयोगी है। उसकी आवाज शांत थी, जैसे वो लापरवाही से उठाई गई लूट के किसी टुकड़े का आकलन कर रहा हो। इस बयान ने XUANW, डेंग शेंटोंग और अन्य सुनने वालों को बेहद शर्मिंदा कर दिया। उन्होंने व्हाइट बिशप स्तर तक पहुंचने के लिए इतने साल और अनगिनत संसाधन खर्च किए, लेकिन झंग यी की आंखों में वे चींटियों के समान थे। समुद्री हवा उन दोनों के बीच सरसरा रही थी। सुदूर समुद्र पर जेपन साम्राज्य के युद्धपोतों का मलबा डूबता रहा। खून की दुर्गंध नमकीन हवा के साथ मिल गई, जैसे पूरे क्षेत्र में मौत की एक हल्की आभा छा गई हो। झंग यी की परछाई से एक परिचित आभा प्रकट हुई। यांग जिंगसिन उनके सामने प्रकट हुई। उसने अपनी आंखें उठाई और उस गीली महिला को देखा जिसे हाथ में पकड़ा हुआ था, और अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। झंग यी ने उसकी ओर देखा। उनकी नजर एक पल के लिए उसके चेहरे पर टिकी रही और शांति से कहा, इसे ले जाओ और इसके दिमाग की पूरी तरह से तलाशी लो। यांग जिंगसिन ने पलकें झपकाई और धीरे से सिर हिलाया।
ठीक है, उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां हवा में धीरे से खिंच गई। उसकी उंगलियों के बीच एक लगभग अदृश्य चाप कस गया, जैसे कोई धनुष की डोरी हो जिसका अस्तित्व न हो। अब वो अपनी मर्जी से प्रेम और इच्छा के बाण छोड़ सकती है, यहां तक कि उसे पूर्ण फॉलेन एंजेल कठपुतली को बुलाने की भी जरूरत नहीं है। उसकी उंगलियों पर एक हल्की गुलाबी रोशनी तेजी से इकट्ठा हुई। रोशनी नाजुक और कोमल थी, फिर भी इसने समुद्र की सतह पर एक चिपचिपा दमनकारी एहसास जोड़ दिया। इच्छा का बाण धीरे धीरे आकार लेने लगा। बाण पारदर्शी है, जिसके अंदर भावना के अनगिनत छोटे टुकड़े मथ रहे हैं, जो कभी कोमल स्पर्श में बदल जाते हैं, कभी जलती हुई अधिकार की भावना में, और कभी गहरे ईर्ष्या और हताशा में। मेरी तरफ देखो। यांग जिंगसिन आगे बढ़ी और रूनू, गीली महिला, के सामने खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ उठाया और रूनू की ठंडी ठुड्डी को भींचा, उसे अपनी ओर देखने के लिए मजबूर किया। गीली महिला ने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन बाउंडलेस रियल्म ने पहले ही उसके भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे, जिससे वो उन चमकती पुतलियों द्वारा अपनी जगह पर जम गई। एक झील वाला देश, अ कंट्री बाय दी लेक। तुम्हारे शीर्ष विशेषज्ञों की संख्या और शक्ति, तुम्हारी सभ्यता के विकास का स्तर, तुम्हारी सेना का आकार और हुक्सु साम्राज्य के खिलाफ तुम्हारी सभी योजनाएं। मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक कोमल फिर भी तीक्ष्ण शक्ति थी। अपनी बात पूरी करने से पहले उसने अपनी पकड़ छोड़ दी और गुलाबी बाण एक मंद रोशनी छोड़ते हुए चुपचाप महिला की भौहों में समा गया। गीली महिला का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। उसके पीले चेहरे पर डर और भ्रम दिखाई दिया। फिर उसकी आंखों की ठंडी नीली रोशनी की जगह गुलाबी दिलों ने ले ली। उसकी पुतलियां धीरे धीरे सिकुड़ गई और ऐसा लगा जैसे उसे अंदर से खोखला कर दिया गया हो। समुद्री हवा ने उसके लंबे बालों को उड़ाया। उसकी चेतना को कामवासना के बाण द्वारा प्रेम और घृणा से बनी सपनों की दुनिया में जबरन खींच लिया गया था। उसकी याददाश्त अपरिवर्तित रही, लेकिन अवचेतन रूप से वो यांग जिंगसिन को एक ऐसे देवता के रूप में मानने लगी थी जिसे उसे सब कुछ देना था। इसमें उसकी अपनी यादें, दलदली भूमि के रहस्य और वो सारी वफादारी शामिल थी जिस पर वो कभी गर्व करती थी। यादों का एक सैलाब इच्छा के उस बाण के प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करते हुए सीधे यांग जिंगसिन के दिमाग में उतर गया। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।